Hello everyone, I'm back with the next set of questions part of ND1 2021 Mathematics set है। जैसे कि आपको पता है हम लोग previous years question solve कर रहे हैं so that it will be a great help for you for your upcoming ND1 2022 written examination। तो ये है आज का हमारा question number 21। अगर आपने 1 to 20 क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं चेक किए तो आप चेक कर सकते हो, पार्ट 1 में वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का ये क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। द इक्वेशन sin inverse x minus cosine inverse x is equals to pi by 6 has no solution, unique solution, two solutions or infinite number of solutions। ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो पे बेस्ड था, इजी क्वेश्चन था। देखो इसको आंसर करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगो पता होनी जरूरी है। और बेसिकली क्वेश्चंस जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी पे ही आते हैं। अगर आप सभी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाते तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। देखते हैं अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो उन्होंने हमें क्या देके रखा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसाइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 देके रखा है। बट हमें पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का एडिशन होता है पाई बाय 2। अभी एक इक्वेशन उन्होंने दी थी, एक हमने बनाई जो हमें पता थी, तो इनका एडिशन अगर हम ले लेंगे तो वी कैन एलिमिनेट वन टर्म, राइट। एलिमिनेट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2, एलसीएम 6 है, 4 पाई बाय 6 दैट इज 2 पाई बाय 3, राइट। 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दैट इज पाई बाय 3। तो हमें तो x चाहिए ना, इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू, x इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 तो एक ही वैल्यू है, 2 है 3 है, इनफिनिट में नहीं है क्या, नहीं एक ही है। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2। इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन देन। तो इसका सही आंसर क्या है, फिर ऑप्शन बी है। क्लियर है बात। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 66 डिग्रीज into sin 24 degrees minus cos 66 degrees, is it -1, 0, 1 और 2। अच्छे से देखो, ये जो एंगल देखे रखे हैं 24 डिग्री 66 डिग्रीज, दिस आर रिपीटिंग इन बोथ द ब्रैकेट। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो एंगल्स है ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका एडिशन आप देख पा रहे हो 90 डिग्री, इनका एडिशन 90 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी होते हैं आप सिंप्लीफिकेशन में मत बैठो, सिंपल देखो यहाँ पे एक डिफरेंस वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लस वाला दिख रहा है, तो अगर मैं प्लस वाले टर्म को ऐसे ही रख दूं चाहे तो, डिफरेंस वाला टर्म वैसे भी उसको इनटू में है, तो मैं देख पा रही हूँ कि साइन 24 को मैं वैसे ही रख दूं तो कॉस 66 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 24 ही लिख सकती हूँ। क्यों क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन दैट we can write this cos 66 degree as sin of 90 minus 66। sin of 90 minus 66 क्या होगा, sin of 24, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या हो रहा, दिस ब्रैकेट वैल्यू इनटू विद 0, ये तो 0 ही होगा। हेंस इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है इसका भी आंसर। सही बात है। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। ए chord subtends an angle 120 degree at the center of a unit circle, what is the length of the chord। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तो है जो बेसिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के कंसेप्ट से ही जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंसेप्ट से, और दूसरा अप्रोच है कोसाइन रूल से भी हम इसको कर सकते हैं। एक अप्रोच में यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं जो इजी है, कुछ यहाँ पे याद रखने जैसी चीज नहीं है। बट कोसाइन रूल आप यूज करने जाओगे तो मतलब आपको पता होना कि कोसाइन रूल क्या है ना। तो अगर आपको कोसाइन रूल नहीं पता है तो इजी अप्रोच में यहाँ पे बता रही हूँ, ये आप सॉल्व, इससे आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास है क्या इन्फॉर्मेशन, एक डायग्राम बना लो जल्दी से। वी हैव अ सर्कल which is an यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस होता है 1 यूनिट, है ना। और सेंट्रल एंगल उसने दे के रखा है, ये एंगल कितना बोला उसने, 120 डिग्रीज। ठीक है, और हमें पूछा गया कॉर्ड का लेंथ। ये जो कॉर्ड है ना, एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री एट द सेंटर, तो ये हम ले लेते हैं ट्रायंगल का नाम AOB। अभी आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो, यू नो दैट इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपको ये ज्योमेट्री तो बेसिक ज्योमेट्री तो पता ही होगी, है ना। AM इक्वल टू MB होता है। तो हम किसी एक हिस्से को ले लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो ये ट्रायंगल OMB की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये एंगल MOB कितना हो जाएगा पता है आपको, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो बाइसेक्टर है ना, ये एंगल को भी इधर बाइसेक्ट करेगा। ये ज्योमेट्री क्लियर है, आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है,
तो MOB एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और हमें MB की लेंथ चाहिए। MB क्या है, अपोजिट है ना 60 की, तो MB अपॉन हाइपोटेनस OB ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि होता है √3/2। तो इसमें देखो हमें MB मिल के आ रहा √3/2 इंटू OB। OB की वैल्यू क्या है, 1 है ना। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, OA इक्वल टू OB कितना है, 1 यूनिट है। तो MB इक्वल टू हमें मिला √3/2। हमें क्या चाहिए, कॉर्ड का लेंथ, तो कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इट्स द लेंथ ऑफ AB, डबल कर दो MB का, है ना। MB का डबल कितना होगा, √3 यूनिट, और ये देके रखा है हमें ऑप्शन नंबर डी में। अभी बताती हूँ, देखो अगर आपको कोसाइन रूल से अप्रोच करना है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया, ज्योमेट्री अगर आपको नहीं आती हो, तो आप कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे सेम डायग्राम, सेम सर्कल है हमारे पास, ये सेंट्रल एंगल दे के रखा है 120 डिग्री, सेम ट्रायंगल ले लेते हैं AOB। हमें क्या निकालनी है, AB की लेंथ। तो यहाँ पे कोसाइन रूल क्या बनता है, हमें AB की लेंथ चाहिए, तो AB स्क्वायर इक्वल टू होता है AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स OA इंटू OB इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू AB, कितना है 120 डिग्री। तो ये रूल लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप खुद से लिखो ये अभी रूल और ये अप्लाई करो, इसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आपको पता है OA OB 1 है, 120 डिग्री भी है वहां पे, cos 120 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा आपको √3 यूनिट, ठीक है। बढ़ते आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 24। बट इसका यहाँ पे मैं आंसर एक बार लिख के दे दूं, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th, अगेन फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट इज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इनटू विद 1 प्लस tan थीटा प्लस सिकेंट थीटा इक्वल टू, इज इट 1 2 3 4? ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया था, ये इंडिया 1 2021 में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल सॉल्विंग है, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कॉट, कोसेक, टैन, सिकेंट को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग इसको फटक से सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा। कोसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है। पहले ब्रैकेट हो गया सिंप्लीफाई, और मतलब लिख दिया, और सेकंड ब्रैकेट का क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा प्लस 1 बाय कोसाइन थीटा होता है ना। इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो एलसीएम क्या आएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम आ रहा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूमेरेटर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये होगी फर्स्ट ब्रैकेट सिंप्लीफाई, और सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम आ रहा कॉस थीटा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एलसीएम कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 देगा, ठीक है। अभी दो ब्रैकेट को अच्छे से देखो, आपको दिख रहा है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं एक टर्म पकड़ सकती हूँ, और ये -1 +1 है, तो ये इस तरह से हो जा रहा। डिनोमिनेटर जो है इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी न्यूमेरेटर में प्रोडक्ट हो रहा टर्म्स का, कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी ब्रैकेट स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दिख क्या रहा आपको फॉर्मूला, आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अभी इसको, ये ब्रैकेट को एक्सपांड करो, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं इसको। तो ये ब्रैकेट हमें क्या देगी, दिस विल बी इक्वल टू न्यूमेरेटर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्सपांड किया मैंने ब्रैकेट को, -1 अपॉन क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे दिख रहा ना, ये जो है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 +1 -1 कट, हमें क्या मिला 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे हमें दिख रहा कि साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो रहा और दे रहा वैल्यू 2, दैट्स द ऑप्शन बी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, again from the NCERT I would say simple questions this was also. What is 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta minus 1 minus tan theta upon 1 minus cot theta the whole square इक्वल टू, फाइंड करते, इजी है, सिंपल सा है। देखो tan को cot में कन्वर्ट करो या तो cot को tan में, और सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं cot को tan में करना पसंद करूंगी, यूजुअल वे है, राइट, इजी पड़ता। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया इसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टैन स्क्वायर, पता है ना आपको टैन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस सेकेंड ब्रैकेट क्या है, 1 माइनस टैन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 अपॉन टैन थीटा दी ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन में एक्सपर्ट होना अच्छा रहता है, मतलब यू शुडंट कमिट द मिस्टेक इन सिंप्लीफिकेशन, तो अच्छे से करना होता है, तो दैट्स व्हाई यू नीड द प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर को देखो कैसे करें, ये इधर ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमेरेटर में जाएगा,
तो न्यूमरेटर में कुछ इस तरह से आएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू होके न्यूमरेटर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर भी क्या बन रहा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन रहा। दिख क्या रहा आपको सिंप्लीफिकेशन, माइनस यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, ये पूरा स्क्वायर है ना, अभी मैं उसको खोल दे रही हूँ स्क्वायर को, न्यूमरेटर में tan स्क्वायर थीटा जाएगा और न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस tan थीटा का ब्रैकेट का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में देखो tan थीटा माइनस 1 आएगा, ये तो स्क्वायर है ना बाय द वे, स्क्वायर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, तो मैं इसको भी क्या लिखूंगी 1 माइनस tan थीटा ही लिखूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट कैंसिल हो रही, यहाँ पे ये ब्रैकेट कैंसिल हो रही, तो बाय द वे हो क्या गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो जीरो हो गया, जो कि देके रखा है हमें ऑप्शन ए में। समझे, दो लाइन का आंसर। यू हैव टू बी गुड एट सिंप्लीफिकेशन, योर स्पीड ऑफ सॉल्विंग शुड बी गुड, सो प्रैक्टिस इनफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर लो, पूरे जो अपना एनसीईआरटी जो है ट्रिग्नोमेट्री देके रखा है, अच्छे से हर एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए हो, यू easily you can easily with the good speed you can appear in the ND exam also, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन ए। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, what is the interior angle of a regular octagon of side length 2 centimeter? क्या निकालना हमें, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर बोला, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर का मतलब इक्वी एंगुलर और इक्विलैटरल, मतलब इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर, मतलब जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। बेसिकली ये जो सब पॉलीगॉन का जो स्टडी है आपको, ये रेगुलर पॉलीगॉन का स्टडी होता है, ठीक है। तो अभी आपको जब आप रेगुलर पॉलीगॉन पढ़े होंगे, आपने एक इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना स्टेटमेंट थ्योरम के तौर पे समझा रहेगा कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ पे बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से वो याद रहे। You can answer this question very easily. This is very easy question. Understand the concepts if you are new to this question. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीगॉन, ठीक है, यूजुअल ले लेते, आपका क्वाड्रिलैटरल ले लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स फॉर क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल्स के लिए सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री। एक्चुअली 360 डिग्री ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है n-2 इंटू 180 से, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू क्या होता है 4 होता है, तो 4 माइनस 2 2 इंटू 180 हो जाता 360। तो बेसिकली क्या है ना, देयर वुड बी अ फॉर्मूला, क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन का, ठीक है, जो सभी पॉलीगॉन को लागू होता है। तो वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये आप सभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक थियोरी, सिंपल सा फॉर्मूला है, देखते हो वो क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज। अभी यहाँ पे दे के रखा है ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू रहता है 8, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे सम क्या आएगी 6 इंटू 180 डिग्रीज, जो कि कितना होता है 6 0 6 8 48 कैरी 4 6 प्लस 4 10, 1080 डिग्रीज हो जाएगी सम। बट हमें क्या चाहिए, इंटीरियर एंगल चाहिए, उसका एक इंटीरियर एंगल, ये तो रेगुलर है, सभी एंगल इक्वल है, टोटल कितने एंगल 8 साइड्स, मतलब 8 एंगल्स भी हो गए, 8 एंगल्स भी तो हो गए ना, ठीक है। हमें सम तो मिल गई 1080 डिग्री, बट अभी इंटीरियर एंगल चाहिए ना हमें। इंटीरियर एंगल का मेजर कैसे मिलेगा, डिवाइड बाय 8 कर दो, टोटल सम इतना है, हर एक एंगल इक्वल है ना, तो मेजर ऑफ वन एंगल क्या हो जाएगा फिर, मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का मेजर सेम रहेगा, और वो कैसे आएगा, हमें ये 1080 को हमें डिवाइड बाय 8 करना होगा, जो कि देगा 135 डिग्रीज। बट यहाँ पे तो देख के रखा है पाई के नोटेशन में, तो कैलकुलेट कर लो 135 इंटू पाई बाय 180 कितना आएगा, ये 5 2 10, 5 7 5 3 15, 5 6 देन ये 9 3 9 4 तो 3 पाई बाय 4 आ रहा, जो कि देके रखा विच ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यस बी में, ठीक है। क्लियर है ना, लॉजिक क्या है यहाँ पे, आपको ध्यान में क्या रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ये फॉर्मूला सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्रीज, कोई एक एंगल का मेजर चाहिए तो डिवाइड बाय नंबर करो, नंबर ऑफ साइड्स वो पता रहते हैं ना, n से डिवाइड कर दो। ओके, लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर 27 नाउ। If 7 sin theta plus 24 cos theta equal to 25, then what is the value of sin theta plus cosine theta? Is it 1 or 26 by 25 or 6 by 5 or 31 by 25? देखो
साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमें तो चाहिए दो इक्वेशन, बट बंदों ने एक ही इक्वेशन दे के रखा है और वो इस तरह का है कि उसका सिमिलर एक डिफरेंस वाला इक्वेशन पता करने का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो गिवन इक्वेशन कैसा है, 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25 है, जो कि जा रहा है इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है, मैं बताती हूँ। देखो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन फॉर यू। या ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c। तो जब भी आपके पास ऐसा वाला इक्वेशन आता है जो कि आया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन b साइन थीटा माइनस a कोसाइन थीटा का इक्वेशन हमें इस तरह से राइट हैंड साइड में इस तरह से मिलता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर लेके। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। दिस इज पॉइंट टू बी रिमेम्बर, पॉइंट टू रिमेम्बर। ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर आपको देख के रखा है तो इसका जो अनदर इक्वेशन आपको बनाना है विथ इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट, तो आप इस तरह से ये फॉर्मेट में बना सकते हो। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 24, ठीक है, और c की वैल्यू है 25। तो हम अभी इक्वेशन बनाएंगे। ये पहला इक्वेशन हमारा नंबर कर लेते हैं 1, और अभी जो दूसरा इक्वेशन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 24 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। राइट हैंड साइड कैसे मिलेगा, a का स्क्वायर, a क्या था देखो, ओरिजिनल इक्वेशन का a b से लेना रहता है, 7 का स्क्वायर, b क्या था 24 का स्क्वायर, और c क्या है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या देगा, 24 साइन थीटा माइनस 7 कोसाइन थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 7 का स्क्वायर कितना 49 और 24 का स्क्वायर 576। इनका एडिशन कितना होगा देखो, इसका एडिशन 625 होगा, और 25 का स्क्वायर 625, ये तो रूट में जीरो हो गया, मतलब राइट हैंड साइड हमें क्या मिला, जीरो। तो मैं अभी आगे की लाइन पे लिखती हूँ। हमें जो सेकंड इक्वेशन मिल रहा कुछ इस तरह से मिल रहा, 24 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा इक्वल टू 0 मिल रहा है ना। समझ में आई ना बात। तो यहाँ पे हमें किसी एक को ले लेना है, किसी एक की वैल्यू ले लेनी। तो मैं ले लेती हूँ साइन थीटा की वैल्यू। क्या ले सकते हैं उसकी वैल्यू, 7 कॉस थीटा अपॉन 24, और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है ना हमारे पास, क्या था इक्वेशन 1, 7 टाइम्स साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हम लिख रहे हैं 7 कॉस थीटा अपॉन 24, राइट, प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 25। इसको सॉल्व कर लो बस, कॉस थीटा मिल गया। फिर से हम आएंगे इक्वेशन 2 पे टू गेट द साइन थीटा। समझ में आ रही है बात। तो ये थोड़ा सा सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो 7 7 का ये हो गया 49 बाई 24, यहाँ पे एलसीएम 24 ले लो, तो 49 प्लस 576 है ना, टोटल हो जाएगा 625 कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में जाएगा 25 इंटू 24, है ना। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे लिखना चाहूंगी मैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो हमें मिल रही है कॉस थीटा की वैल्यू 24 बाई 25। ये डिवाइड कर लो, 25 1 25 25 जा। अभी साइन थीटा क्या मिलेगा फिर, फ्रॉम टू साइन थीटा हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा हमें मिल रहा है 7 बाई 24 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जो कि है 24 बाई 25। तो ये हमें मिल रही है 7 बाई 25। अभी हमें क्या चाहिए, इनका एडिशन। एडिशन कितना आएगा, एडिशन कितना आएगा, तो आंसर में यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। आंसर हमें क्या देगा, इसका एडिशन ऑफ दिस टू, दैट इज 24 बाई 25 प्लस 7 बाई 25। कितना देगा इसका एडिशन, 7 प्लस 24 हो जाएगा 31 बाई 25, जो कि देके रखा है ऑप्शन डी में। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, इजी था। जस्ट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जब भी ऐसा सिंगल इक्वेशन आता तो इसका जो आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है डिफरेंस वाला, तो ये फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। ये एबीसी वैल्यू ओरिजिनल गिवन इक्वेशन से आते हैं, ये बात आपको यहाँ पे गौर करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, इसका आंसर हमें मिल चुका, क्या मिला इसका आंसर हमें, ऑप्शन डी। बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नाउ। A ladder 6 meter long reaches a point 6 meter below the top of a vertical flag stop. तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ्लैग स्टॉप है। ओके, तो ये समझो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, तो मैं एफ नाम दे रही हूँ यहाँ पे। फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर, एक लैडर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 75 डिग्री। तो
लैडर है, फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर से ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक उन्होंने दे के रखा है कितना 75 डिग्रीज। ठीक है, ये है फुट ऑफ द लैडर, तो FL करके नाम दूंगी मैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और पहले इंफॉर्मेशन क्या था, ए लैडर रीचेस 6 मीटर बिलो, अभी ये लेंथ ऑफ द लैडर भी है 6 मीटर एंड इट रीचेस 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक। तो समझो यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर है, ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर है, तो यहाँ पे पहुंचा है लैडर। ठीक है, तो P पॉइंट, तो ये है, फिर से यहाँ पे एक हम ड्रॉ कर सकते हैं कनेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, लैडर ही हो जाएगी ना, क्योंकि ये स्लिप हुई है फ्रॉम द टॉप टू द 6 मीटर बिलो। ठीक है, और ये भी क्या है 6 मीटर। तो बेसिकली ये ट्रायंगल एक्चुअली कैसे दिख के आ रहा है, इक्विलैटरल दिख के आ रहा है कि नहीं। तो ये जो ट्रायंगल है इसको मैं एल ही नाम दे रही हूँ। ठीक है, सिंगल लेटर L, लैडर का L। तो ये ट्रायंगल FPL क्या हो गया, इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब ये एंगल्स के मेजर्स सेम हो जाएंगे, ये तीनों एंगल के मेजर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं उसका मेजर कितना आता है। हमारे पास तो ये है एंगल 90 डिग्री और ये टोटल एंगल कितना था 75 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये कैसे निकालोगे आप, 180 में से -90 -75 करो, कितना आएगा 15 डिग्रीज। तो अगर वो 15 डिग्रीज है, ये 15 आ गया, मतलब ये 15 है और ये वाला भी कितना है 15 है। तो ये बचा हुआ कितना 75 में से बचा हुआ ये रीजन, ये कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। समझ में आ रहा है ज्योमेट्री पूरा। तो अभी हमें काम करना है किसके लिए, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप के लिए। टोटल हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप हमें निकालना है, तो ये हम ले लेते x। तो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप क्या है एक्चुअली, हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप इज इक्वल टू 6 + x मीटर्स। हमें चाहिए x की वैल्यू। नाउ सी लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल PML। ओके, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ट्रायंगल PML में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ले लूंगी tan 60। ठीक है, tan 60 अगर मैं लूंगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये एडजेसेंट मुझे लेना पड़ेगा, बट वो तो मुझे पता नहीं, बट मुझे हाइपो पता है ना, तो मैं sin 60 ले सकती हूँ। समझ में आ रही है बात, sin 60 हम लेंगे, tan 60 से काम नहीं हो रहा। sin 60 हम लेंगे, अपोजिट क्या है x और हाइपो क्या है 6 मीटर। तो sin 60 का वैल्यू है √3/2। तो ये हमें क्या दे रहा है, x इज इक्वल टू 3√3 दे रहा। x की वैल्यू क्या मिली हमें, 3√3 मिली। इससे ही हमें बात बन गई ना, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन का हमें कुछ काम नहीं था, जो काम था वो हमने कर लिया। ट्रायंगल को यूज प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हमें अननोन मिल जाए। तो ये जो इतना सारा गिवन था, ये ट्रायंगल को सिंप्लीफाई करके ये इंपॉर्टेंट एंगल 60 डिग्री ढूंढना था, जो हमें डायरेक्टली x दे रहा। अभी तो हमें आंसर ही मिल गया। क्या मिला हमें, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक, या तो हम बोलेंगे हाइट, प्रॉपर भाषा में हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉक क्या हो गई, इट इज 6 + 3√3, जो कि देके रखा है ऑप्शन डी में, है ना। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट चॉइस। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द शैडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक टावर की बात हो रही है, तो एक हम टावर यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं। एंड वो जो टावर का शैडो है, देयर वाज सर्टेन शैडो ऑन द ग्राउंड, सपोज ये इसका शैडो था। दिस शैडो वाज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर। तो समझो अभी ये इतना x मीटर लॉन्गर हमें यहाँ पे मिला। ओरिजिनल समझो हम ले लेते y मीटर था, तो x मीटर लॉन्गर मिला बिकॉज ऑफ when the angle of elevation of sun changes from 60 डिग्री to 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे सन का एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री पहले, जो कि अभी बन गया 45 डिग्री। तो उसकी वजह से ये चेंजेस ऑफ शैडो की लेंथ में चेंज हुआ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि हाइट ऑफ द टावर है 5 × 3 + √3 मीटर्स। देन व्हाट इज x इक्वल टू। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। आपको पता है यहाँ पे राइट ट्रायंगल होगा, ये टावर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस है ना। तो ये 60 डिग्री है। आप क्या कर सकते हो x निकालने के लिए, ये पहले y को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे नोन है अपोजिट और एडजेसेंट y है, तो यहाँ पे हम tan 60 लगाएंगे। tan 60 का अपोजिट है 5 × 3 + √3 और एडजेसेंट है y। tan 60 का वैल्यू कितना होता, √3 होता है, राइट। तो इट इज √3/5 इज इक्वल टू 3 + √3/y, राइट।
तो यहाँ पे आप y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या देगी ये 5 टाइम्स 3 प्लस √3 अपॉन √3। आप चाहे तो √3 को कॉमन निकाल सकते हो और इसको इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज y इज इक्वल्स टू √3 को मैं अगर न्यूमरेटर से कॉमन निकालू तो पहला 3 √3 बनेगा और दूसरा जो √3 उधर 1 बनेगा, तो ये आएगा हमें y। बट हमें तो चाहिए क्या x, तो x के लिए अभी हम लोग ये कंप्लीट ट्रायंगल की बात करेंगे, दिस कंप्लीट ट्रायंगल विद द 45 डिग्री एंगल। तो tan 45 लेंगे ना, tan 45 में अपोजिट फिर से वही आ रहा है 5 टाइम्स 3 प्लस √3 और यहाँ पे अभी एडजेसेंट क्या हो जा रहा है tan 45 में x प्लस y, जिसमें से y की वैल्यू तो आपको पता है tan 45 कितना है 1 है, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू ये हो गया 5 टाइम्स 3 प्लस √3। अभी इसमें y की वैल्यू राइट हैंड साइड में लेके जाओ, ये है 5 3 15 प्लस 5 √3 माइनस y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 5 √3 माइनस 5, ये √3 वाला टर्म तो कैंसिल हो जा रहा है ना, 15 माइनस 5 क्या दे रहा है 10 और x की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 10 मीटर्स एंड हेंस इट्स द ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इफ 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा। ये आसान क्वेश्चन था, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा कैसे मिलेगा आपको, फॉर्मूले से tan ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, जो कि होता है tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्रीज इंटू tan थीटा। अभी tan 45 1 होता है, इसीलिए इसको फॉर्मूला एक्चुअली सब लोग इस तरह से लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं जो मैं अभी लिख रही हूँ ग्रीन से, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस थीटा को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं tan ऑफ 45 प्लस थीटा के लिए, इस तरह से वो आता है। ठीक है, एक्चुअली वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ही था tan ऑफ a प्लस बी, बट मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों लिखा, गिवन क्या था हमारे पास 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, ये गिवन था, तो इसमें से tan निकाल लो ना, tan कितना है 3/4 है और यहाँ पे पुट करो तो 1 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 आपको आंसर दे रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 3 7, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 1 1, तो ये दे रहा हमें आंसर 7, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नंबर 31। tan inverse x plus cot inverse x is equals to pi/2 wholes when x belongs to r minus the open interval minus 1 comma 1 only, or x belongs to r minus singleton 0 only, or x belong to r minus the set with minus 1 1, x belongs to r minus close interval minus 1 to 1 only। आपको तो पता है ना, ये जो tan inverse एंड कॉट इनवर्स फंक्शंस है, इनका डोमेन क्या है, इनका डोमेन तो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इनका सम का भी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये तो ये जो इक्वल टू pi/2 होल्डिंग जो है, इट इज ट्रू फॉर द वैल्यूज ऑफ द डोमेन, तो x इक्वल टू r के लिए ट्रू होगा, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ये तो बाय डेफिनेशन कंसेप्ट ही है, डोमेन ऑफ tan इनवर्स एंड cot इनवर्स इज r, so sum of the two function का डोमेन भी r ही रहेगा, so this pi/2 equality holds for all x belongs to r, this is the equation। और ये एक प्रॉपर्टी बन जाता है, इसको आप याद करना है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है pi/2, जैसे आपने याद किया sin इनवर्स x प्लस cosine इनवर्स x भी pi/2 होता। ठीक है, सिमिलरली secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x भी क्या होता pi/2 होता। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है, इनवर्स टाइप में। ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 32। इफ tan a you know which is 1/7 then what is cos 2a equal to। हिंट मिल रहा है आपको क्वेश्चन को पढ़ के, tan a देखे रखा, पूछा cos 2a, मतलब हमें क्या करना, cos 2a का फॉर्मूला जो हमें tan में पता है ना वो लिखना। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसमें जस्ट सब्स्टिट्यूट करो आपका tan a वैल्यू जो दे के रखा, तो ये है 1 माइनस 1/49 अपॉन 1 प्लस 1/49, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 49 माइनस 1 48 अपॉन 49 प्लस 1 50, राइट, रिड्यूस कर दो इसको, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 24/25 दे के रखा है, कौन से ऑप्शन में, ए में। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। The sides of triangle are MN and the root of M square plus N square plus MN. Then what is the sum of the acute angles of the triangle? देखे रखा है साइड्स और पूछा है एंगल्स के बारे में, तो इसके लिए आपको वन ऑफ द रूल ऑफ
ट्रायंगल्स की हेल्प लेनी होगी। तो पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे उसको नाम दे देते हैं ABC करके, ठीक है। और हमारे पास 3 साइड्स है ना, तो इसको हम लेंगे MN और ये साइड को ले लेते हैं अंडर द रूट ऑफ M² प्लस N² प्लस MN। अभी ये राइट ट्रायंगल है करके हमें पता तो नहीं है, एक एक्यूट है या ऑब्ट्यूज हमें पता नहीं, एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। तो हम कोसाइन रूल की यहाँ पे हेल्प लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एक्यूट एंगल्स चाहिए ना। हमें अगर इधर एक ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया तो एक्यूट एंगल मिलना आसानी से हमें हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये साइड को ध्यान में रखते हुए हम कोसाइन रूल ये एंगल के लिए लगाएंगे, ठीक है। मतलब हम ये अपोजिट साइड के लिए कोसाइन रूल लगा रहे हैं, तो यूज कोसाइन रूल हियर फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोसाइन रूल में यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, क्या होगा, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² माइनस 2 टाइम्स AB इंटू BC इंटू कोसाइन ऑफ B, ठीक है ना। ये हो जाएगा AC² AC क्या है, ये रूट का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा M² प्लस N² प्लस MN। AB क्या है, M² है, BC क्या है, N² है, माइनस 2 टाइम्स MN cos ऑफ B। तो यहाँ पे M² N² कट गया, क्या आ रहा है आगे की लाइन पे लिखते, MN अपॉन माइनस 2 MN, क्या दे रहा हमें, कोसाइन B दे रहा। MN भी कैंसिल हुआ, तो कोसाइन B हमें क्या आ रहा, माइनस हाफ। अभी कोसाइन निगेटिव कहाँ पे रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे रहता है कॉस निगेटिव, है ना। तो माइनस हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60 डिग्रीज, है ना, जिसको मैं अभी एक ही यूनिट में लिखूंगी, 60 मतलब कितना, π/3, है ना। तो ये हो जाता है फिर कॉस ऑफ 2 π/3। तो हमें क्या मिला, बी एंगल क्या मिला, 2 π/3 मिला, जो कि क्या है, डिग्री में लिखना चाहते तो डिग्री में लिखो, यहाँ पे लिख देते ना तो आसान हो जाता, फिर से कंफ्यूजन होता। देखो माइनस कॉस 60 डिग्री आया, राइट। तो बी हमें सॉरी कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आया, कॉस ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 120 डिग्रीज। ऑब्ट्यूज मिला ना हमें एंगल। तो अभी हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स, तो सम ऑफ एक्यूट एंगल्स क्या रहेगी फिर, अभी ट्रायंगल में होते 3 एंगल्स जिसका टोटल सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो 180 में से ही तो ये 120 को निकालेंगे ना, जो एक एंगल आपको मिल के रखा है यहाँ पे, एंगल बी आपको मिला, कितना मिला, 120 डिग्री, जो कि ऑब्ट्यूज है, तो बचे हुए 2 है एक्यूट, तो उनका सम ऐसे ही निकालेंगे ना, टोटल सम माइनस जो मिला आपको। तो ये सम कितनी मिल रही है फिर हमें, 60 डिग्री, जो कि देखे रखा है ऑप्शन बी में। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 34, what is the area of the triangle ABC with the sides A 10 cm, C 4 cm and angle B 30 degrees? कैसा है ये ट्रायंगल, देख लो। वी हैव द ट्रायंगल नेम्ड इन ऑर्डर ABC। साइड A क्या होती है, अपोजिट टू A, ये है 10 सेंटीमीटर। साइड C क्या होती है, अपोजिट टू एंगल C, 4 सेंटीमीटर। और एंगल B देखे रखा है 30 डिग्री। पूछा क्या गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसके साइड्स आपको पता है, जो एंगल आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इन मल्टीपल वेज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे मुझे ए पता है जो कि है 10, सी पता है जो कि है 4, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, हाफ AC साइन बी वाला। ये ट्रिक है फॉर्मूला याद रखने की, जो साइड्स पता है वो 2 साइड को छोड़ के रिमेनिंग वाला एंगल वाला रेशियो के साथ आता है, ठीक है, वैसा ये ट्रिक है। तो ये हाफ ए कितना है 10, सी कितना है 4 और साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 कितना होता, हाफ होता, तो वो हाफ और ये हाफ, ये 4 को कैंसिल करेंगे और देंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज द ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे वो बेसिक बता देती हूँ, फॉर्मूला याद रखने का। पहला फॉर्मूला अगर इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ AC साइन बी, जो हमने लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ AB साइन सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ BC साइन ए। समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला कैसे जाना, जो 2 साइड्स पता है वो जो बचा हुआ एंगल है उसके साथ साइन रेशियो आएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आपको पता है कैसे डिराइव होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो वही फॉर्म से डिराइव किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 35,
Consider the following statements: A with the elements 1, 3, 5 and B with the elements 2, 4, 7. They are equivalent sets. Second statement is that if A is 159 and B is 15599 are equal sets, what are the correct statements? Both are correct? Yes, both are correct. What do you mean by equivalent sets? Equivalent sets are those when you have the same number of elements. Equivalent sets are sets with same number of elements. एलिमेंट्स अलग अलग हो चलेगा बट उनका काउंटिंग सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख पा रहे कि नंबर ऑफ ए सेम एज नंबर ऑफ बी, तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी हो गया. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है सही. व्हाट अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट? ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे ए में क्या है 159, बी में उन्होंने जो डेफिनेशन लिख के दिया है वो डबल, ये तो डेफिनेशन ऑफ सेट नहीं होती, इसको हमें लिख के शॉर्ट करके लिख के देना है 159. तो दोनों क्या है? इक्वल है. इक्वल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है? दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए और सेम इन नंबर होने चाहिए, है ना. तो वो तो है, इसीलिए दीज आर इक्वल सेट्स. तो बोथ द ऑप्शंस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. राइट. बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन. The null set is a subset of every set. Yes, it is true. Empty set is a subset of every set. Remember this. It's very trivial statement. Every set is a subset of itself. Yes, A is a subset of itself. We say improper subset. Right? Every set is equal to itself. So every set is an improper subset of itself. So second भी सही है. If a set has 10 elements, then the power set will have 1024 elements. सही बात है. When number of A is 10, then you know the number of P of A as per the formula 2 to the power 10 ये हो जाता है 1024. So third is also correct. Basic question था तो 1, 2, 3 correct. So option D. बढ़ते आगे देखते हैं next question 37th. And here now we have a relation R which is defined as x ry if and only if 2x plus 3y equal to 20, where x and y are natural numbers. So how many elements of the form x comma y are there in R? तो हमें ढूंढने हैं R के एलिमेंट्स जो कि कैसे डिफाइंड है? सेट ऑफ ऑल x comma y such that x and y is from the set of natural number and they satisfy this equation 2x plus 3y equal to 20. हिट एंड ट्रायल करके निकाल सकते हैं. हिट एंड ट्रायल इन द सेंस आपको रैंडमली x एंड y के इंटीज ये नेचुरल नंबर्स वैल्यू लेके करना है. 20 चाहिए ना आपको एडिशन. तो अगर ये यहाँ पे x को मैं 2 देती हूँ तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए? 16 चाहिए. 16 तो नहीं आता है ना, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, मतलब मैं x को 2 नहीं दे सकती. x को 3 दे सकते हैं क्या? अच्छा, हमने 1 की बात नहीं की. अगर मैं x को 1 दूंगी तो 2 प्लस कितना बचेगा? 18 आएगा क्या? आ सकता, तो 1 दे सकते हो. 1 कॉमा 6 देंगे. 6,1 दे सकते क्या? चेक कर लो. 6 अगर मैं x को दूंगी 2 6 12, 12 प्लस मुझे 8 चाहिए, नहीं मिलेगा. 3 के टेबल में तो 8 नहीं आता ना, तो नहीं ले सकते. 2 से हमने चेक किया. 2 अगर मैं x को दूंगी 4 प्लस 16 तो नहीं आता है ना. y को अगर 2 देंगे 3 2 जा 6, बचेगा कितना? 14. अच्छा, तो वैसे आता. तो 7, x को अगर हम 7 देंगे तो y क्या आएगा? 2 7 जा 14, बचा कितना? 6, जो 3 2 जा में जाएगा तो 7,2 आएगा, है ना. दूसरा हमें मिल गया. और क्या पॉसिबल है? और कुछ पॉसिबल है यहाँ पे देखो. इसके आगे हम सोच सकते हैं कि 7 तक तो हम लोग x के लिए आ गए. अगर हम 3 देखेंगे, x इक्वल टू 3 देंगे, 2 3 जा 6, बचा कितना? 14 नहीं होगा. 4 देंगे, 2 4 जा 8, बचा कितना? 12. 3 4 जा दे सकते हैं, तो x को 4 देंगे, 3 को 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, राइट. 4,4 दे सकते हैं. और कुछ दे सकते हैं. अगर 5 देंगे 2 5 जा 10, ये नहीं दे सकते. y को भी 5 नहीं दे सकते. y को 5 देंगे तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 5 बचेगा जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है ना. बेसिकली आपको 2 एंड 3 है ना रिस्पेक्टिव फैक्टर्स होने चाहिए, उस तरह से आप सोच रहे हैं. और अगर 6 देंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, बचा कितना अपना? 8, जो कि 3 के टेबल में नहीं है. 7 का हमने ऑलरेडी ले चुके. 8 देंगे 2 8 जा 16, बचेगा कितना? 4, जो कि नहीं आएगा. 9 देंगे. अब ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो गए जो कि नहीं आएंगे. ये 3 ही पॉसिबल है. देखो, इसके आगे नहीं पॉसिबल है. अगर अभी काउंटिंग बढ़ता जाएगा
2x+3y का एडिशन मैक्सिमम यहाँ पे 20 है, वो तो नहीं मिलेगा हमें किसी भी हालत में, तो ये 3 ही हमें मिल रहे, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय f of x is equals to x+1 is 1 1 as well as on to। सेकेंड स्टेटमेंट देके रखा है, ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय f of x is equals to x+1 is 1 1 but not on to। मतलब बेसिकली क्वेश्चन में आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है और छोड़ देना है, बट यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन अलग अलग है। पहला जो था वहाँ पे डोमेन कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर है, सेकेंड में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे आपको गौर करना है। तो सबसे पहली बात, आपको ये x+1 फंक्शन दे के रखा है, ये 1 1 है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे आप। f of x1 इक्वल टू f of x2 ले लो, देखो x1 इक्वल टू x2 मिलता है, जब आप आउटपुट सेम दे रहे हो इनपुट भी सेम मिला, मतलब 1 to 1 कनेक्शन है ना। f of x1 क्या लिया, x1+1, x2 क्या होगा, x2+1, +1 कट, हमें मिल गया x1 इक्वल टू x2। ये क्या बोल रहा, f is 1 1, f is 1 1, समझ में आया। तो f is 1 1 है, बट ये सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए भी, ये तो बात तय है, राइट। इट्स क्लियरली 1 1। what input you give, same output, one input you give, one output you will get, either in the set of integers, either in the set of natural numbers, it is true। what about onto, onto आप कैसे चेक करेंगे, onto के लिए क्या कंडीशन होती है, for onto to check you should get what, codomain, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो आपको रेंज पता करनी है, रेंज अगर आपको कोडोमेन मिल जाती है तो आपका ऑन टू चेकिंग कंप्लीट हो चुका। तो ऑन टू के लिए हम लोग अभी यहाँ पे चेक करेंगे, हमें फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू x+1 लेंगे हम, तो हमें x इक्वल टू क्या मिल रहा है, y-1। तो अभी x क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से है, तो y भी क्या आएगा, तो y भी तो सेट ऑफ इंटीजर ही आएगा ना, सिर्फ y-1 हो रहा है, बट ये x बिलोंग टू अगर n रहेगा ना, तो y डज नॉट बिलोंग टू n आएगा। चेक एग्जाम्पल, x इक्वल टू अगर आप 1 दोगे, सॉरी y इक्वल टू आप 1 दोगे, y इक्वल टू 1 दोगे तो x इज इक्वल टू 0 होगा, तो y बिलोंग टू n रहेगा, x डज नॉट बिलोंग टू n। तो यहाँ पे क्या हो रहा, हमें इनपुट में प्रॉब्लम आ रहा, तो इससे हमने क्या पता कर लिया कि वन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, कि ये जो फंक्शन है x+1 z टू z के लिए 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अभी हमने सेकेंड स्टेटमेंट के लिए पहला पार्ट तो प्रूव कर चुके थे कि 1 1 है, पॉसिबल है, बट अभी हमें देखना है कि ये ऑन टू नहीं है, क्या है। तो इसके लिए हम लोग अभी देखेंगे, देखो हमारे पास क्या है, फंक्शन f of x इज इक्वल टू x+1, ठीक है। तो मतलब ये क्या है हमारे पास, y-1 इज इक्वल टू x है, ठीक है, y-1 इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पे आपको पता है, अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू 1 लेती हूँ तो x मुझे 0 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे नोट क्या करना है आपको कि y इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 0 दे रहा, मतलब f एट 0 इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज वी डोंट हैव इनपुट 0, राइट। तो ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इनपुट वी कांट गिव 0, राइट। तो आउटपुट यहाँ पे 1 आने के चांसेस है ही नहीं, तो मतलब ये जो n है, n जो है हमें ये कंप्लीट कोडोमेन से रेंज के तौर पे नहीं मिल रहा, राइट। देयरफॉर ये ऑन टू नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही है, फर्स्ट भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट चॉइस रहेगा, ठीक है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 39। तो इस क्वेश्चन में हमें देखो दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, z इनवर्स का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का इनवर्स होता है क्या। सेकेंड हमें चेक करना है, z इनवर्स इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर है क्या। तो हम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई लेंगे, ठीक है। तो इससे हम अभी z इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है, 1/x प्लस आई वाई। इसको आपको सॉल्व करना होगा बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन प्रोसेस से। तो न्यूमरेटर ये देगा x माइनस आई वाई, डिनोमिनेटर देगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला। तो अभी हमें कंफर्म करना है कि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन के लिए, हमारे पास है z इनवर्स का कॉन्जुगेट, z इनवर्स हमें क्या मिला, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट चाहिए हमें। तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो नंबर है,
तो ये आ जाएगा x प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका राइट हैंड साइड क्या है देख लो, z बार का कॉन्जुगेट है क्या चेक करना है, z बार का z बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z का इनवर्स चेक करना है हमें। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है x माइनस आई वाई, इसका इनवर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस आई वाई। नाउ राइट हैंड साइड पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड हमें क्या मिल रहा है देखो, 1 अपॉन x माइनस आई वाई था ना, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन करेंगे तो हमें ये देखो लेफ्ट हैंड साइड दे रहा कि नहीं दे रहा ना, x प्लस आई वाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इज करेक्ट। व्हाट अबाउट द सेकंड, z इंटू जेड इनवर्स कैलकुलेट करो। सेकंड के लिए काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, z इंटू जेड इनवर्स, तो z क्या है x प्लस आई वाई, z इनवर्स क्या है, z इनवर्स मतलब 1 अपॉन x प्लस आई वाई, तो ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा 1 हो गया है ना। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड हमें क्या है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर जो कि होता है मॉडुलस z जो कि होता है रूट अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो इट इज नॉट इक्वल टू LHS। तो सेकंड क्या है रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका, ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर z, that the first statement, the difference of z and its conjugate is an imaginary number, the sum of z and its conjugate is a real number। ये आपको पता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आई वाई आप लेते हो तो z बार आपको पता है ये हो जाता है x माइनस आई वाई, and now when you take the addition of these two, that is z with z bar, what do you get the addition, you would get the 2 times x, that is 2 times real part of the complex number z। जब आप सब्ट्रैक्शन लेते हो इन दोनों का तो आपको क्या मिलेगा देखो, x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे रियल कैंसिल हो जाता है और आपको मिलता है 2i टाइम्स y। तो ये 2i क्या है, ये इमेजिनरी नंबर हो गया बिकॉज इसको यहाँ पे आयोटा है, राइट। तो हम देख पा रहे कि द डिफरेंस ऑफ द z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी, करेक्ट, एंड द सम ऑफ द z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल, इट्स करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो राइट चॉइस इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40। आगे के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्यूशंस जानने, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद set of more 20 questions details solved for paper NDA 1 2021.